दोस्तों फाइनली आज इस स्टोरी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पिछले 2 सेशन से लगातार पूछा जा रहा है और ये कहानी को मैं ऐसा बताने वाला हूं, सच में कहता हूं कि अगर आप सही तरीके से स्टोरी को देखकर समझ गए तो आप मेरे दोस्तों महाभारत की तरह एक कहानी लिख सकते हैं। बस सही तरीके से आपको शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को आपको ध्यान से देखना है। तो कहानी क्या है मेरे भाई? तो इस कहानी का लेखक है हमारा कोच जयशंकर प्रसाद। उन्होंने क्या लिखा है? पुरस्कार कहानी। इस पुरस्कार कहानी के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था पुष की रात, सन विद्या, फिर आपका पुरस्कार, फिर मैंने एक और कहानी आप लोगों को पढ़ाया, यानी 4 कहानी, एक पड़ोसी। ये 4 कहानी में से एक कहानी आपके पेपर में 15 मार्क्स का आएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो आइए सर, बिना देर किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कहानी क्वेश्चन है सर, जयशंकर प्रसाद के पुरस्कार कहानी की समीक्षा करें। यानी जयशंकर प्रसाद ने जो हमारा कहानी लिखा है पुरस्कार कहानी, इसके बारे में दोस्तों हम लोगों को समीक्षा करना है, इसके बारे में हम लोगों को विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें और आपको मिलकर इसका राइटर जो है भाई, इस राइटर के बारे में दोस्तों हम लोगों को देखना है कि इस राइटर चाचा ने हम लोगों के लिए क्या क्या कहा है। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद के बारे में कुछ बातें जानते हैं भाई। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार में से एक साहित्यकार थे भाई। ठीक है, क्या कह रहा है? जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार में से एक महान साहित्यकार थे। ये छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि छायावादी युग के कवि का नाम लिखिए, तो आप बोलेगा सर जयशंकर प्रसाद। उनका योगदान कविता, कहानी, नाटक और उपन्यास सभी क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और हमारा जो जयशंकर प्रसाद है, ये जयशंकर प्रसाद सिर्फ नाटक नहीं लिखा, सिर्फ कहानी नहीं लिखी, बल्कि उन्होंने कविता, कहानी, नाटक और उपन्यास, ये सारे चीजों को दोस्तों उन्होंने लिखा है भाई। ठीक है, समझ गए यहां तक? ये था आपका जयशंकर प्रसाद का। आइए कुछ संक्षिप्त टिप्पणी के बारे में दोस्तों उनको देख लेते हैं। मैं अभी स्टोरी स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे स्टोरी नहीं पढ़ाता भाई। अगर आप लोग नया है तो जान लीजिए, जब भी स्टोरी बताता हूं तो सबसे पहले 5 से 10 मिनट में इसका ओवरव्यू देता हूं, इन चैप्टर के अंदर में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। सुनिएगा आगे मेरे भाई, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त परिचय। अगर जन्म की बात करें जयशंकर प्रसाद का, तो 30 जनवरी 1889 को दोस्तों वाराणसी में हुआ था। वाराणसी हमारा उत्तर प्रदेश में इसका जन्म होती है। कहां पे मेरे भाई? तो बोलेंगे सर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। और 15 नवंबर यानी झारखंड के गठन के समय 15 नवंबर 1937 में दोस्तों इसका मृत्यु हो जाते हैं। पिता का नाम देव प्रसाद साहू था। और ये किस काल के कवि थे? तो बोलेंगे सर छायावादी युग के कवि थे। ये आपको हमारे जयशंकर प्रसाद का एक छोटा सा दोस्तों जो परिचय है, ये आपको याद रखना होगा। ये परिचय देना आपके लिए जरूरी नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण है। इसे आप लोगों को एनी हाउ देना है। कोई भी कहानी लिख रहे, जैसे आप संविद्या लिख रहे तो फणीश्वर नाथ जो राइटर है, इसके बारे में आपको कुछ लिखना होगा भाई। ठीक है, अब आइए दोस्तों, अब हमारा कहानी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और कहानी को स्टार्ट करने से पहले किसके बारे में पढ़ना है मैं आपको बताना चाहूंगा, गौर से सुनेगा। ये कहानी में हमारा 3 मुख्य पात्र है। मेरे बात को गौर से सुनेंगे। इस कहानी में 3 मुख्य पात्र है। एक का नाम है, एक लड़की है जिस लड़की का नाम है मधुलिका। एक महाराजा है, कौशल के जो महाराजा है, एक महाराजा है। और दोस्तों हमारा मधुलिका के बाद हमारा एक राजा होता है, जिस राजा का नाम था दोस्तों क्या? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा। राजा का नाम अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि राजा का नाम क्या था भाई। ठीक है, आपको कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। राजकुमार, ठीक है ना भाई, याद रखिएगा। अरुण, अब पता चल गया दोस्तों क्या नाम था? अरुण। इसमें 3 मेजर कैरेक्टर है। एक आपका राजकुमार है ना भाई, एक राजकुमार। राजकुमार कौन है? अरुण। मधुलिका एक लड़की है। और महाराजा जो हमारा कौशल राजा के, कौशल देश का महाराजा हुआ करता था। ठीक है, अब मैं आपको स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूं, गौर से सुनेगा। मेरे दोस्तों एक समय था जब हमारे मगध साम्राज्य आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक इसी तरह से 16 महाजनपद में एक महाजनपद था कौशल महाजनपद। और ये कौशल महाजनपद में एक हमारा राजा हुआ करते थे। वो राजा एक दिन दोस्तों फसल के उत्सव के लिए वो हमारा
कौशल का आवागमन करते हैं। सभी लोगों ने जोश और होश के साथ क्या करते भाई, उनका स्वागत करते हैं। सभी लोगों ने फसल के उत्साह के लिए उनको स्वागत करते हैं। इसके बाद राजा ने कहा चलो जिस तरह से हर साल हम लोगों ने फसल के उत्साह में बीज बोते थे, ठीक इसी तरह से इस साल भी बीज बोएंगे। तो चलो इस बार मधुलिका की जो भूमि है, मधुलिका की जो जमीन है, मधुलिका की जो धरती है, इसी धरती पे बोया जाए। तब एक व्यक्ति ने हल चलाना शुरू किया और दोस्तों ये महाराजा जो थे, ये महाराजा ने मधुलिका को कहा, ए मधुलिका तुम थाली लेकर थाली के अंदर में बीज डालो और इस बीज को मैं उठा के बोते जाऊंगा। ठीक है, इस तरह से उन्होंने पूरे खेत को बो दिए। खेत का मतलब क्षेत्र को बो दिए। कौन? हमारा महाराजा। अब उन्होंने कहा, महाराजा ने, बताओ मधुलिका आपके जमीन पे तो मैंने पर फसल बो दिए, आपकी जमीन की कीमत क्या है? आपने क्या कहा? तो उन्होंने कहा मुझे पैसा की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो मेरे से पैसा ले लो, पर मैं अपने बाप के दिया हुआ पूर्वजों का जमीन को हम दान नहीं दे सकते। आप कुछ भी कर लो, मैं इस जमीन को दान नहीं दूंगा। क्योंकि उस समय नियम कानून था कि अगर महाराजा किसी भी जगह पर फसल बोए, वो जगह महाराजा का हो जाता था। लेकिन महाराजा ने कहा कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, आपको जितना पैसा चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन आपको खेत वापस में मिलने वाला नहीं है। तब महाराजा ने कहा, सॉरी हमारा मधुलिका ने कहा कि नहीं, हम फसलों के लिए आपके पैरों में पड़ता हूं, लेकिन मैं अपने पूर्वजों को जमीन को त्याग नहीं दे सकता हूं। ये कहानी है मेरे दोस्तों एक देश प्रेमी का। ये कहानी है दोस्तों एक मातृभूमि का, जो अपने मिट्टी से प्यार करते हैं। क्या बोलेंगे सर? जो अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं। आगे दोस्तों क्या जाते हैं, महाराजा मधुलिका को बुलाते हैं और कहते हैं कि बताओ तुम्हें पैसा की कितनी आवश्यकता है? उन्होंने कहा मुझे 1 रुपया के पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अपने पूर्वजों को जमीन मतलब मैं आपका पूर्वजों को जमीन दे नहीं सकता हूं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या करते हैं कि वो रोते हैं और ये सारे कहानी बगल से झांक रहे थे। कौन? अरे अरुण। अरुण क्यों झांक रहे थे? क्योंकि मधुलिका एक सुंदर सी कन्या थी। जैसे आप एक कन्या है, सुंदर सी कन्या थी, और ये कन्या मेरे दोस्तों अरुण प्यार करते थे। अरुण जो है उस कन्या से प्रेम करते थे, प्यार करते थे। कौन? हमारा अरुण। किससे? मधुलिका से। जब ये सारे कारनामा हो गए तो हमारा अरुण ने, मधुलिका इस समय यहां पर बैठी हुई थी और बैठ बैठ के इनका आंखें लग चुकी थी। और इसी में अचानक हमारा यहां पे आते हैं कौन? अरुण। अरुण आते हैं और ये लड़की जैसे ही मतलब मधुलिका की आंखें जैसे खुलती है, वो देखते हैं कि एक गैर इंसान जिसे हम नहीं पहचानते हैं। तब उन्होंने कहा देखो तुम्हारा भूमि में लौटा सकता हूं, हमारे अंदर में इतनी ताकत है कि हम आपके भूमि को लौटा सकते हैं। बोला कैसे? और इसके पीछे कुछ नाटक करना होगा, तब जाकर आपकी भूमि आपके पास लौटकर आ जाएंगे। गेट आउट। तुम कौन है? तो मुझे मैं जानता नहीं हूं, मैं जानती नहीं हूं। कौन कह रहा है? मधुलिका। एक अनजान सा व्यक्ति, अनजान सा, बस ये दिल ही दिल में मोहब्बत करते थे भाई। कौन? हमारा अरुण। किससे? मधुलिका से। इतने में मधुलिका एक घर में रहती थी, झोपड़ी में रहती थी, और उसी झोपड़ी में बारिश होने लगा। एक दिन उनके इलाके में एक दिन बारिश होने लगा। बारिश होते होते मेरे दोस्तों उनके घर में पानी टपकने लगे। इतने में अरुण को दिल में ख्याल आया, हो मेरे जाने मन दिल रुबा, मेरे दिल का टुकड़ा, भले तुम मेरे से मोहब्बत नहीं करती है, ये अलग बात है, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। इस दियारे पे मैं आपके बचाने के लिए जा रहा हूं। तब अरुण उसके दरवाजे को खटखटाते हैं, और खटखटाने के बाद कहा आप पहचाने मैं कौन हूं? बोला हाँ, आपको मैं पहचान ली हूं, आप वो शख्स हैं जो मुझे अपनी जमीन को लौटा सकते हैं, लोगों ने आपके बारे में कहा। इतने में हमारे मधुलिका को प्यार होने लगता है। किससे? हमारा अरुण से। अब हमारा राजा जो है वो हमारा राजकुमार था। कौन? हमारा अरुण। अरुण राजकुमार से मधुलिका को प्रेम हो जाते हैं। दोनों को क्या हो जाता है? प्रेम हो जाते हैं भाई, मोहब्बत हो जाते हैं।
और इस प्रकार दोस्तों ये स्टोरी बहुत लंबी है, जितना मैं आप लोगों को ओवरव्यू दिया फिलहाल आप लोग इतना जानिए। इसके बाद मैं जब कहानी स्टार्ट करूंगा तो आपको एक एक चीज आप लोगों को क्लियर होते जाएंगे। फिलहाल मेरे दोस्तों 2 मिनट 5 मिनट में जो आप लोगों को ओवरव्यू अभी तक दिया हूं, क्या आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया है? तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं। अभी और बताऊंगा, स्टोरी बहुत लंबा है भाई। चलिए आए बात करते सर। अब आते दोस्तों सबसे पहले हम लोग सारांश की ओर बात करते भाई, ठीक ना। कहानी पुरस्कार के बारे में दोस्तों सबसे पहले हम लोग विचार विमर्श करते हैं कहानी के बारे में, गौर कीजिएगा। पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। बिल्कुल भाई, पुरस्कार कहानी किसके द्वारा लिखा गया भाई? तो बोलेंगे सर जयप्रकाश द्वारा लिखा गया भाई, हमारा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, ठीक है। यह कहानी प्रसाद जी के 5वें कथा, यानी दोस्तों हमारा जो कथा होती है, कथा नंबर 1, कथा नंबर 2, कथा नंबर 4, कथा नंबर 5, तो कथा नंबर 5 संग्रह जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। कितना में हुआ था? 1936 में हुआ था, यानी 1936 में हुआ था से ली गई थी। इस कहानी के पात्रों से भाव संद्री, अंतर्द्विंद तथा मनोवैज्ञानिक उतार चढ़ाव दर्शनीय है। इस कहानी में जयशंकर प्रसाद ने मधुलिका की देशभक्ति की भावना को उनके निजी स्वार्थ प्रेम पर हावी होकर विजय होते दिखाई। मतलब कहा, देखो अपने पूर्वजों की भूमि बचाने के लिए वो अपने आप को समर्पित कर देते हैं राजाओं के हवाले, पर नहीं आप जो चाहे कर लीजिए, लेकिन हम अपने पूर्वजों की जमीन को आपको देने नहीं दूंगा, आपको मैं दान नहीं दूंगा। इस तरह से वो कहने लगे। इसी कहानी के बारे में जयशंकर प्रसाद ने इस कहानी में चित्रण किया है। आगे देखिए, इसमें मधुलिका की कर्तव्यनिष्ठ भावना की विजय दिखाकर नवयुक्तों को कर्तव्यनिष्ठ बनाने की प्रेरणा दी। एक छोटा सा हमारा इंट्रो था जिससे आप लोगों को देखकर समझ में आ गया किसने लिखा है भाई। अब आते हैं दोस्तों इस कहानी का सारांश, जिसे आप लोग भूमिका भी बोल सकते हैं भाई। कहानी का प्रारंभ कौशल देश के कृषि उत्सव से होता है। कहानी का जो प्रारंभ होती है, कहानी का जो हमारा आरंभ होते हैं, अब यहाँ से आपका कहानी स्टार्ट हो रही है। अटेंशन बना के यहाँ पे फोकस कीजिए, आपको एक ही झटका में समझ में आ जाएगी। देखिए क्या कह रहा है मेरा भाई कि कहानी का आरंभ या प्रारंभ, कहानी का प्रारंभ कौशल। अब कौशल क्या है? 16 महाजनपद सुने होंगे, जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध महाजनपद, उनमें से दोस्तों एक महाजनपद था हमारा कौशल। तो कहानी का प्रारंभ कौशल देश के कृषि उत्सव से होता है। कृषि उत्सव, सारी जनता महाराजा के स्वागत के लिए खड़ी है। सारी जनता जो है महाराजा के स्वागत के लिए दोस्तों क्या है भाई? सभी लोग क्या है यहाँ पे खड़ी है भाई, ठीक है। गौर करेंगे क्या कहता है कि जनता महाराजा के स्वागत के लिए खड़ी है। महाराजा हाथी से उतरे और जनता के उनका स्वागत किया। और महाराजा उस समय में दोस्तों घोड़ा पर नहीं, किस पर आते थे? तो बोलेंगे सर हाथियों पर बैठ कर आते थे। और हाथी पर बैठकर वो आए, और आने के बाद वो उतरे और जनता ने उसका स्वागत किया। किसका? महाराजा का स्वागत किए। वह दिन कौशल के लिए उत्सव का दिन था। उस उत्सव में इंद्र की पूजा की जाती थी। और उस दिन मेरे दोस्तों इंद्र की पूजा होती थी जब हमारे महाराजा कौशल आते थे, क्योंकि साल भर में एक बार वो कौशल आया करते थे और उस इलाके में आते थे जहां भूमि खाली होती थी। जिस भूमि में खाली होता था उसी भूमि पे हल चलाते थे, बीज बोते थे और वो बोलते थे ये जमीन हमारा है, ठीक है। आगे देखिए, उस उत्सव में इंद्र की पूजा की जाती थी और महाराजा को एक दिन कृषक बनना पड़ता था। कृषक मतलब किसान। अब जो इतने बड़े महाराजा है भाई, इतने बड़े महाराजा है दोस्तों, ये महाराजा को एक दिन के लिए किसान बनना पड़ता था। इस महाराजा को एक दिन के लिए फार्मर बनना पड़ता था। क्या मेरे भाई? एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए इसे किसान बनना पड़ता था। आगे देखिए, हर साल यह उत्सव मनाया जाता है। आज इस उत्सव के लिए मधुलिका की भूमि चुनी गई। आज इस उत्सव के लिए, कौन से उत्सव के लिए? कि हमारे इलाके में हमारा महाराजा आया है, वो एक दिन के लिए कृषक बनेंगे, तो किसके जमीन पर बीज बोएंगे? तो मधुलिका की जमीन को चुना गया। मधुलिका बीजों का थाल है ना भाई, थाल लेकर महाराजा के साथ चल रही थी, है ना। जैसे हम लोग जैसे मकई बोते हैं ना भाई, मकई आप लोग देहात में अगर हैं तो आपको पता होगा, जैसे हल चलता है तो हल की जो हमारा दोस्तों क्यारी तरह बनता है नली टाइप, उसमें हम लोग बीज बोते जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों हमारे महाराजा आगे आगे जा रहे थे और हमारे मधुलिका जो है वो पीछे पीछे आ रही थी, ठीक है। आगे देखिए, इसी थाल में से महाराजा बीज डाल रहे थे। मगध का राजकुमार अरुण यह सब देख रहा था। अब मगध का जो राजकुमार है भाई, उस समय मगध का राजकुमार था हमारा अरुण। ये सारे कारनामा अरुण जो है बैठकर देख रहा था, ठीक है भाई। आगे देखिए,
उत्सव के बाद महाराजा ने मधुलिका को कुछ स्वर्ण मुद्रे पुरस्कार के रूप में दिए। बोला लो बेटी, आपका जमीन था, मैंने बीज बोया, ये जमीन तो आज से मेरा हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ उपहार के रूप में आपको मैं दूं। तो उनको स्वर्ण मुद्राएं देने लगी, मुद्राओं से नछवार करने लगे। इतना मुद्रा दिए कि वो कभी सोच नहीं सकती थी हमारा मधुलिका। लेकिन मधुलिका समझदार लड़की थी कि हम अपने पूर्वजों की जमीन को कुछ होने नहीं देंगे, है ना। आगे देखिए, मधुलिका को स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी। अब मधुलिका की भूमि राजा की हो गई। मधुलिका ने स्वर्ण मुद्रा राजा पर नछवार कर दान कर दिया। जा रे राजा, तू महाराजा है, कोई दिक्कत नहीं, तेरे पैसा, आपकी मनी आपके पास, आपका मनी आप ही को समर्पित है, पर हम अपने पूर्वजों की जमीन को दे नहीं सकती हूँ। आगे देखिए क्या कहता है भाई। यह देखकर राजा क्रोधित हो गए। अरे इतना राजा, या राजा क्या हो गया मेरे भाई, गुस्सा में आ गया। जो हमारे राजा थे वो गुस्सा में आ गया। अरे बाप, ये लड़की तो अजीब लड़की है भाई, पैसा दिया वापस कर दिया, क्रोध हो गया राजा। मधुलिका ने कहा यह मेरे पूर्वजों की भूमि है। मधुलिका ने कहा यह मेरे पूर्वजों की भूमि है, मैं इसे बेच नहीं सकती। आप कुछ भी कर लो महाराजा जी, राजा जी, हम इस जमीन को बेच नहीं सकते क्योंकि यह जमीन हमारा पूर्वजों का है। आगे देखिए, उसी समय मंत्री ने बताया कि मधुलिका वाराणसी युद्ध के अनंतम वीर सिंहासन की एक मात्र पुत्री थी। अब उसी समय हमारा मंत्री ने बताया। मंत्री कौन था तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, राजा के आगे पीछे चमचागिरी करता है भाई। राजा के आगे पीछे, आप देखिए राजा के आगे पीछे चमचागिरी कर रहा है या नहीं भाई। देखिए, तो ये राजा के आगे पीछे जो चमचागिरी करते थे उसको हम लोग बोलते हैं मंत्री। तो मंत्री ने बताया कि मधुलिका आम लड़की नहीं है, बल्कि वाराणसी युद्ध के अंतिम वीर सिंहमित्र की एकमात्र पुत्री है। और इसका बाप कभी ऐसा हुआ करता था, कैसा कि जहां पे भी युद्ध करते थे वो जीत लेते थे। ये मंत्री महाराजा को बता रहे थे। आगे देखिए, उसके पिता ने मगध के विरुद्ध कौशल राज्य को विजय दिलाई। अब उसके पिता कौन भाई, तो हमारा मधुलिका के पिता। मधुलिका के पिता ने मगध के विरुद्ध कौशल राज्य को विजय दिलाई। मगध में जाकर के हमला किए और कौशल राज्य को विजय प्राप्त करवाया। और मंत्री यही कह रहा है, राजा महाराजा आप जो राजा बने हैं ना, इसके बाप के बदौलत बने हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि आप अपने आप बने? नहीं, इसके बाप ने मगध आक्रमण कर रहा था ना, उस समय मगध पर एकमात्र युद्ध करने वाला उसका पिताजी था, संघमित्र, जिन्होंने मगध को परास्त किया और कौशल राज्य का नींव रखा। ठीक है, आगे देखिए, महाराजा वहां से चले गए। मधुलिका ने भी फिर उत्सव में भाग ना लिया। बोला नहीं भाई, इस तरह से हम उत्सव में भाग नहीं लेंगे, इस तरह से कोई त्यौहार वगैरह में हम भाग नहीं ले सकती हूँ जहां पे मेरे पूर्वजों के जमीन को मुझे दान देना पड़े। ऐसा त्यौहार की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ऐसा उत्साह का मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वह अपने खेत की सीमा पर बृहद के नीचे बैठी थी। राजकुमार अरुण को नींद नहीं आ रही थी। अब राजकुमार अरुण, अरे बाप रे बाप, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसी लड़की के साथ ऐसा कर रहा है, पता नहीं आगे चल के ये लड़की मेरे से प्यार करेगी या नहीं। इस तरह से अरुण रोने लगा। अरुण रो रहा है, सोचो एक लड़की के लिए अरुण रो रहा है, कितना मोहब्बत किया था अरुण ने, है ना। आगे देखिए, राजकुमार अरुण को नींद नहीं आ रही थी। वह इधर उधर घूमता हुआ मधुलिका के पास, मधुलिका की नींद खुल गई। ठीक है, अनजान को सामने बैठ देखकर वह उठ गई। अब अनजान को वह सामने देखकर वह उठ गई। और ये क्या मामला है भाई, अनजान व्यक्ति मेरे पास, क्या बात है। अरुण ने उससे कहा, अरुण कहता है, ए मधुलिका सुनो मेरी बात को, मेरे जाने मन, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरे जिगर का टुकड़ा, सुनो मेरे बातों को। कहा कि उसका हृदय मधुलिका की उत्सव वाली छवि का भाव भक्त बन गया है। मधुलिका ने उसे अपने रास्ते जाने को कहा। अरुण ने उसे उसकी भूमि दिलाने की बात कही। कह रहे, ए मधुलिका, आपका जो जमीन महाराजा ने जो लिया है ना, ये जमीन को मैं वापस दिलाने की भरोसा दिलाता हूं कि आपका जमीन आपको वापस दिला दूंगा। ठीक है, परंतु मधुलिका ने राजनियमों को मानने में ही अपना भलाई समझी। बोला नहीं भाई, तुम क्या मेरा जमीन लौटाओगे। इस कौशल देश का यही हाल है कि राजा जिस भूमि पर फसल बो देते हैं
उस भूमि पर राजा का अधिकार हो जाता है। तुम क्या करोगे? मुझे लगता है कि मुझे राज्य नियमों को मानना ही बेहतर समझना होगा। ठीक है, आगे देखिए। राजकुमार उदास मन से कहा से चला चला गया। वो मधुलिका अश्रु भरी आंखों से उड़ती धूल को देख रही थी। आप दोस्तों, हमारी मधुलिका रोने लगी। मधुलिका रोते 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 उसके इलाके से जो धूल का एक बाउंडर उड़ रही थी, उड़ते समय वो अपने आंखों से आंसुओं को बहा रहे हैं, आंसुओं को टपका रही है और वो धूल को उड़ते हुए देख रही है। कौन? मधुलिका। कौन भाई? मधुलिका। मधुलिका दूसरे के खेतों में काम कर अपना पेट भरती है। कहा, देखो, मैं चाहता तो मैं पैसा लेकर इस भूमि को बेच देती, लेकिन आज मैं खुद दूसरे के खेतों में काम करके हम अपने पेट का भरण पोषण करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम अपने पूर्वजों के जमीन को बेचना नहीं चाहता हूं। ठीक है, आगे देखिए। मधुलिका का आश्रय छोटी सी पर्णकुटीर थी। और मेरे दोस्तों, जो हमारा मधुलिका के जो घर थे, आप खुद देखिए चित्र में, मधुलिका के जो घर थे ना भाई, एकदम दोस्तों कुटीर थे, एकदम छोटा सा घर था। क्या बोलेंगे सर? एकदम छोटे से मकान थे जिस पर पानी भी टपकते थे। ठीक है, आगे देखिए क्या था मेरे भाई। क्या मधुलिका का आश्रय छोटी सी पर्णकुटीर ही थी। बहुत समय बीत जाने पर एक बार वर्षा का पानी उसकी छत से टपक रहा था। अब बरसात के मौसम में अगर घर सही नहीं होगा तो पानी तो टपकेगा, ये गारंटी है ना। तभी उसे राजकुमार अरुण की कही बात याद आने लगी। वो उस क्षण को लौटाना चाहती है, और काश वो दिन लौट कर आ जाए जब वरुण ने कहा था, ए मधुलिका, मैं वादा करता हूं कि आपका भूमि को मैं लौटा दूंगा, आप मुझ पर विश्वास तो कीजिए। लेकिन मधुलिका ने कहा था, नहीं अरुण, हमें अपने महाराजाओं का द्वारा दिया गया नियम कानून को ही फॉलो करना बेहतर समझती हूँ, नहीं तो कुछ से कुछ हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। तब अब हमारा रानी मुखर्जी, हमारा कौन भाई, मधुलिका को याद आते, काश अरुण और मेरे सामने होता तो शायद हमारे अरुण हमें मदद कर पाते। इतने सोच ही रहे थे। और बोलता है ना भाई, सच्चा मोहब्बत एक दूसरे को मिला देते हैं। आप लोग भी मोहब्बत किए भाई? आप लोग मोहब्बत किए? आपसे मैं बात कर रहा हूं, नहीं किया है ना? मत कीजिए। दर्द दिल नाजुदा याद आता है तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। इस लाइन को आप समझिएगा ना तो जिंदगी में मोहब्बत नहीं करेंगे। खैर, आइए टॉपिक पे। तो मेरे भाई क्या थे, मगध के, अब क्या हुआ, अरुण की याद आ रहे थे उनको, वो उस क्षण को लौटाना चाहते थे। मगध के महल की कल्पना उसके मन में उठने लगी तुरंत। तभी जैसे वो सोच रहे थे, काश अरुण मेरे पास होते, जितने इतने में सोच रही थी, तब तक अरुण का आवागमन होता है उनका घर में। तभी किसी ने बाहर से आश्रय के लिए आवाज लगाई, अरे अरे, तुम्हारे घर में बारिश हो रहा है, निकलो निकलो निकलो, चलो हमारे घर पे रहना है तुम्हें। वो अचानक बाहर निकली, दरवाजा खोली, देखिए अरुण। ओ माय गॉड अरुण, अरे मैं तेरे से प्यार करती हूँ रे, लेकिन तेरे को बोल नहीं पाया। कैसे बताऊं रे तेरे को कितना प्यार करती हूँ मैं। इस तरह से बोलने लगी रे भाई। कौन? हमारा मधुलिका। ठीक है, आगे देखिए। मधुलिका ने द्वार खोला तो सामने अरुण को पाया। मधुलिका ने उसका स्वागत किया। अब मधुलिका जो है उनको स्वागत किया। स्वागत है, मैं आप ही के बारे में सोच रहे थे, क्या भगवान ने हम दोनों की जोड़ी मिलाया। जैसे सोचा आप आके हाजिर हो चुके हैं। आगे देखिए, वह मधुलिका को बताता है कि वह नए राज्य की स्थापना करना चाहता है। अब मधुलिका को बताते हैं, मधुलिका कौन बता रहा है? अरुण। पर मधुलिका, मैं ना नए राज्य का निर्माण करना चाह रहा हूं। मधुलिका, मैं ना नए राज्य का निर्माण करना चाह रहा हूं और मधुलिका को राज रानी के सिंहासन पर बैठाना चाहता हूं। और मैं नए राज्य का निर्माण करना चाह रहा हूं, मैं नए राज्य का स्थापना करना चाह रहा हूं और मैं उस राज्य का महारानी तुम्हें बनाना चाहता हूं। इतने में लड़की जात खुश। आगे देखिए, तभी मधुलिका बोली कि वह हमेशा उनकी प्रतीक्षा करती थी। पर पता है, अब लड़की खुश। लड़की को थोड़ा सा भी आप
तारीफ कर देंगे। कसम से कहता हूँ, वह लड़की आपके अंदर में जितने सारे बातें हैं ना, वो सारा चीज वो बता देंगे आपको। खाली तारीफ कर दीजिए, अरे तेरे चेहरे पे क्या रौनक है रे, अरे तू क्या पॉन्स पाउडर लगाई है, तेरे पाउडर में इतनी महक आ रही है ना कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, इस तरह बोलने लगा। खैर आइए, तो अरुण मेरे दोस्तों वो बताते हैं कि आपको मैं नए राज्य की जो स्थापना करने जा रहा हूं, इस राज्य का मैं आपको महारानी बना दूंगा। इतने में हमारा मधुलिका कहती है, अरे पता है अरुण, मैं कब से तुमसे इंतजार कर रहा था रे, पता है मैं बहुत दिन से तुमसे प्यार करता था, बहुत दिन से प्यार करता था, बहुत दिन से, ना जाने कितने दिन से प्यार करते थे, लेकिन मैं तुम्हें ना इजहार नहीं कर पाया, लेट हो गया अरुण, क्या करूं अरुण, माफ कर देना अरुण, सच है था। तरह से बोलने लगी। आगे देखिए, मधुलिका भी अरुण से प्रेम करती थी, मधुलिका अरुण से प्रेम करती थी। उसी समय अरुण ने कौशल पर आक्रमण का प्रस्ताव रखा, पर जो होगा कौशल में जाकर के हम युद्ध छेड़ेंगे, कौशल में जाकर के हम युद्ध छेड़ेंगे। कौन कह रहा है भाई, कौन कह रहा है? अरे हमारा अरुण चाचा कह रहा है हम कौशल के राजा पर युद्ध कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए, उसने मधुलिका से कहा, आजकल सेनापति वीर सैनिकों के साथ डाकुओं के दमन के लिए गए हुए हैं। राजा ने मधुलिका की कोई प्रार्थना अस्वीकार नहीं की, पर ठीक है तुम जाओ युद्ध में, तुम युद्ध जीत जाओ, नए राज्य की स्थापना करो और मुझे महारानी बना देना। मधुलिका ने अरुण की कहने पर रास्ते से अपनी भूमि के बदले दुर्ग के दक्षिण नाले पर जंगली भूमि की मांग की। और देखो अब यहां पे थोड़ी स्टोरी को ध्यान से सुनना। बोल रहा है, अरुण कहता है, मधुलिका आपकी जो जमीन है ना, ये जमीन जो है वो तो महाराजा ले लिए हैं, महाराजा को बोलिए कि ठीक है महाराजा जी, आप हमारी जमीन को तो ले लिए हैं, लेकिन इसके बदले में आप मुझे दुर्ग में, दुर्ग मतलब जो जंगली एरिया होता था जहाँ पे लंबा लंबा बिल्डिंग नहीं बोल सकते थे, गुंबद आकार का बनाए जाते थे, पर उस नली के किनारे जो जगह है आप मुझे वो जगह दे दीजिए। अब अरुण का राजनीति देखिए, अरुण ने कहा जैसे, और हमारा जो महारानी है यानी हमारा मधुलिका, और मधुलिका अपने राजाओं को कहता है ठीक है, आप जिसमें बीज बोए हैं वो जमीन आप ले लीजिए, मुझे अलग से कहीं और जमीन दे दीजिए। तो दक्षिण नाले पर जंगली भूमि की मांग की, महाराजा ने उसे भूमि दे दी। अरुण और उसके सैनिकों ने उस भूमि को खेत बना दिया। अब अरुण और उनका जितने सारे सैनिक थे, सारे सैनिकों ने मिलकर उस भूमि को क्या बना दिया, तो बोलेंगे सर उस भूमि को उन्होंने खेत बना दिए। कौन? अरुण और उनके सैनिकों ने मिलकर मधुलिका को जो बदले में भूमि मिला है, उस भूमि जो बंजर थे उसको खेत बना दिए। ठीक है, आगे देखिए, खेत बना दिए। अरुण ने मधुलिका से कहा कि वह रात को ही कौशल पर आक्रमण कर वहां का अधिपति बन जाएगा, पर हम देखो दिन में आक्रमण नहीं करेंगे, दिन में सब जागा हुआ रहता है, हम रात को आक्रमण करेंगे कौशल पे जाके। पर तेरे जो मर्जी है रे तू करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, कहता है क्या, जाने के बाद वह जाएगा, सुबह उसका राजरानी के रूप में अभिवेशक करेगा, और कह रहा है कि देखो मैं रात में आक्रमण करूंगा, और जब जीत जाऊंगा रात को तो सुबह को तुम्हें राजगद्दी पर बैठा दूंगा। राजकुमार के जाने के बाद वह विचलित हो गई, बाप रे राजकुमार लौट कर आएगा या नहीं, मेरा जमीन तो चला गया, अब वो मुझे राजगद्दी पर बैठाएगा या नहीं, वो सोचने लगे। कौन? हमारा, बोलिए ना भाई, अरे हमारा मधुलिका। वो सोचने लगी कि वह सफल होंगे या नहीं, फिर सोचने लगी कि वह सफल होंगे या नहीं, बार बार यही सोचने लगी, वह सफल होंगे या नहीं, वह सफल होंगे या नहीं। कौशल देश पर किसी विदेशी का अधिकार क्यों हो, कौशल देश पर किसी विदेशी का अधिकार क्यों हो? कौशल के रक्षक वीर सिंह मित्रा की कन्या होकर वह अपने देश पर विदेशियों को शासन करने के लिए आमंत्रित कर रही है। यह सोचते सोचते वह आगे बढ़ रही थी, तभी उसे सेनापति आते दिखाई दी। सेनापति के पूछने पर उसने बताया कि दक्षिण नाले के पास से दस्युओं का आक्रमण होगा। तक सेनापति ने 80 सैनिकों को धीरे धीरे नाले की ओर बढ़ने को कहा और स्वयं कुछ सैनिकों के साथ दुर्ग की ओर चला। और दोस्तों जो बदले में जो जमीन मिले थे उस जमीन पे 80 सैनिकों को उन्होंने तैनात कर दिए और साथ ही साथ कुछ अपने तरफ से सैनिक लेकर वो खुद कुछ आगे बढ़ने लगे। ठीक है, आगे देखिए, चला मधुलिका को अभी साथ ले लिया
तब सेनापति ने दुर्ग के 100 सैनिक दुर्ग के दक्षिण की ओर बढ़ने को कहा। सेनापति मधुलिका को राजा के सामने पेश किया। जो हमारा सेनापति है, सेनापति ने मधुलिका को राजा के सामने पेश किया, राजा को सामने जाकर के पेश कर दिया मधुलिका को। सारी बात जानकर राजा ने मधुलिका को वहां प्रतीक्षा करने को कहा और स्वयं युद्ध करने चले गए। बोलो देखो अब मैं जा रहा हूं युद्ध करने, तुम यहीं रहो, अब मैं आ रहा हूं युद्ध करके, जो होगा सो देखा जाएगा। युद्ध जीत कर, यहाँ पे गलत लिखा जी करना है, जीत कर, युद्ध जीत कर अरुण को मृत्यु युद्ध दिया गया। महाराजा ने मधुलिका को पुरस्कार मांगने को कहा और जो महाराजा जो थे उन्होंने पुरस्कार कहा। याद कीजिए महाराजा जी, अरे वो महाराजा जो कौशल का महाराजा थे जिन्होंने बीज बोया था। अब अरुण कहता जाओ महाराजा से मांगो, क्या क्या भाई, अरे पुरस्कार मांगो, आपने कहा था ना जमीन छोड़ोगे तो पुरस्कार दूंगा, दो पुरस्कार, जमीन भी दिए तो जंगली जगह पे, वो भी हम युद्ध के लिए लिए थे, कूटनीति, है ना। आगे देखिए, मधुलिका को पुरस्कार मांगने को कहा, तभी मधुलिका ने प्राण दंड की मांग की और अरुण, गलत लिखा, कितना मिस्टेक है भाई, अरुण के पास जाकर खड़ी हो गई और जाओ आप राजा आपको यही तोहफा देते हैं कि अरुण आज से आपका है। ये था दोस्तों एक छोटा सा स्टोरी जो मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ गया है। लास्ट में एक ही बात कहूंगा, जिस मर्द के साथ एक अच्छा सच्चा पक्का ईमानदार लड़की मिल जाए वो आदमी इतनी दूर पहुंच सकता है कभी कोई अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए लड़की हो या लड़का, एक अच्छा सा अपना जीवन साथी चुनना जो आपको साथ दे। बताइए मेरे दोस्तों स्टोरी कैसे लगा।